Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about Civil Procedure Code 908. Guys, अगर हम सीपीसी की बात करें, सीपीसी में हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्डर्स. ऑर्डर 1 की बात कर रहे हैं. ऑर्डर 1 जो है वो डील करता है पार्टीज ऑफ सूट. गाइस, जो पार्टीज ऑफ सूट है, इससे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर 1 में कितने रूल हैं. ऑर्डर 1 में टोटल 1 to 13 मीन्स 13 रूल हैं, 13 रूल हैं, जिसे हम 1 by 1 करेंगे. इन दिस वीडियो ओनली टॉक अबाउट 7 रूल्स. जो हमारा रूल नंबर 8 है गाइस, वो मस्ट बी इंपॉर्टेंट. हम उसके ऊपर आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, तो हमें ये भी होता है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए. तो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट ऑर्डर फर्स्ट. गाइस, ऑर्डर फर्स्ट जो है वो बात करता है पार्टीज ऑफ सूट. जब भी किसी पर्सन ने, कोई भी पर्सन सूट फाइल करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी पार्टी होनी चाहिए, कौन सी पार्टी सूट फाइल कर सकती है और किस पार्टी को वो एज ए पार्टी बना सकते हैं रिस्पोंडेंट को. ठीक है, ये बात की गई हमारे ऑर्डर फर्स्ट में. हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन सूट फाइल करता है, मान लो ये वाले पर्सन ने सूट फॉर डिक्लेरेशन लगाया है अपनी पार्टी को डिक्लेयर करने के लिए, प्रॉपर्टी को, सॉरी. ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन का इसने मैटर लगाया है. ये क्या बन गया? प्लेंटिफ. ठीक, जो पार्टी सूट फाइल करती है. अब किसके अगेंस्ट लगाया है? डी के अगेंस्ट. डी कौन है इस केस में? जिसके अगेंस्ट लगाया है. डी यहाँ पर क्या है? डिफेंडेड है, जो इसका आंसरेबल है इसकी प्लेंट का. ठीक है, तो गाइस प्लेंटिफ कौन होता है? जो पर्सन सूट फाइल करता है. ठीक, डिफेंडेड कौन होता है? जिस पर्सन ने उस प्लेंटिफ का आंसर देना होता है, या जिसके अगेंस्ट मुकदमा फाइल किया जाता है, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है, वो होता है डिफेंडेड. प्लेंटिफ वो होता है जो सूट फाइल करता है, डिफेंडेड वो होता है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है. आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया हो. अब बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन प्लेंटिफ बन सकता है, कौन कौन डिफेंडेड बन सकता है, क्या क्या इन सबके लाइबिलिटीज हैं, उनकी बात की गई है ऑर्डर 1 में. क्या एज ए वन एक प्लेंटिफ है, 1 and more प्लेंटिफ एक सूट में पार्टी बन सकते हैं, प्लेंटिफ बन सकते हैं. सेम बात कर रहे हैं क्या एक ही सूट में, एक ही मुकदमे में 1 and more पर्सन को हम डिफेंडेड बना सकते हैं. मींस यहाँ पर क्या था? प्लेंटिफ ने एक पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल किया था. कौन था? डी. क्या सूट फॉर डिक्लेरेशन में, मान लो इसके साथ और भी कोई ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो क्या उसमें ये डी को छोड़कर अदर पर्सन के अगेंस्ट भी डी के साथ ही, डी को एंड इनके साथ ही कोई अदर 4-5 लोगों को पार्टी बना सकता है? तो अब हम बात करते हैं हमारे रूल 1 की, जो हमें बताएगा कि कौन कौन एज ए प्लेंटिफ पार्टी बन सकता है, कौन कौन एज ए डिफेंडेड पार्टी बन सकता है. ठीक है गाइस, तो रूल फर्स्ट की बात कर रहे हैं. हु मे ज्वाइंड एज प्लेंटिफ. क्या एक ही प्लेंटिफ 1 सूट में ज्वाइंट हो सकते हैं? ऑल पर्सन्स आर ज्वाइंट इन 1 सूट. इसका आंसर है यस. एक सूट में जब आप कोई भी सूट फाइल करते हो, उसमें से 1 and more पर्सन प्लेंटिफ बन सकते हैं. कब बन सकते हैं? जब उनका राइट सेम हो. ठीक है, और राइट जो किसी भी जो भी उनको प्रॉपर्टी लगती है, जो उनका डिस्प्यूट है उस प्रॉपर्टी से, उनका राइट सेम अराइज होता हो, सेम एक्ट हो, सेम ट्रांजैक्शन हो, सेम सीरीज ऑफ एक्ट हो, तो उसमें क्या है? 1 and more पर्सन पार्टी बन सकते हैं. मान लो यहाँ पर 4 लोग हैं, ठीक है, 4 के मान लो यहाँ पर 5 लोग कर दिए, 5 लोग एक ही सूट फाइल कर सकते हैं. ये बात हो रही है ऑर्डर 1 रूल 1 में. ठीक है, इसके सब क्लोज 1 में. ऑर्डर 1 रूल 1 सब क्लोज ए ये बात कर रहा है कि हाँ भाई, एक ही सूट में, एक ही मुकदमे में 1 and more पर्सन पार्टी बन सकते हैं एज ए प्लेंटिफ. ओके, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्लोज की. गाइज, इसमें बात आ रही है इफ सच पर्सन ब्रॉट सेपरेट सूट्स एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज. यहाँ पे ये भी बात एक अराइज हो रही है कि अगर कोई पर्सन सेपरेट सूट फाइल करना चाहता है, ये एक क्वेश्चन भी है एंड एक फैक्ट भी अराइज हो रहा है, तो हाँ गाइज वो भी कर सकता है. बट अगर एक ही आपका, फिर से मैं आपको यही एग्जांपल दूंगी, अगर मान लो कोई एक पर्सन है, हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा कोई भी रोड बना रहे हैं, ठीक है गाइज, ये वाली रोड बन रही है. जो रोड बन रही है ये किसी एक पर्सन के लिए तो नहीं बन रही. अगर रोड खराब बनी है गाइस, ठीक है, अगर मान लो वो जो उन्होंने रोड पर जो भी उन्होंने लुक वगैरह डाली है वो अच्छी नहीं बनी, मान लो उन्होंने आज बनाई है, ठीक, आज मान लो 1/3/2024 में बनाई है, ठीक है, अभी बनाई है, और 5/3/24 को ये वाली सड़क पूरी से पूरी टूट गई. ठीक, एग्जाम्पल की बात कर रही हूं. तो अभी इस केस में क्या हो रहा है? प्रॉब्लम किसी एक पर्सन की है? नो. अब कितने लोगों को दिक्कत हो रही होगी? जो लोग वहां पर रिसाइड करते हैं, या फिर जो इन लोगों की वहां पर शॉप है, जो लोग वहां पे काम करते हैं,
जिन लोगों का जहां पे आना जाना नॉर्मली होगा, इसमें से क्या होगा, 1 एंड मोर पर्सन एक ही सूट को फाइल कर सकते हैं। ये थी हमारी एग्जाम्पल। कहां पर, जहां पर इनका जो रिलीफ है सेम रिलीफ है, जहां पर इनका राइट जो है सबका सेम अराइज हो रहा है, सेम एक्ट है। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें या किसी और चीज में, वो भी इन सब की सेम है। तो अब अगर मान लो जे वाला जो रोड बन रहा है गाइस, इसी रोड में रोड की दिक्कत अभी सारे जो जहां पर रहने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, सबको दिक्कत है, ठीक है। अब अगर अगर यहां पर इस रोड को लेकर 10 लोग अलग अलग सूट फाइल करेंगे, 10 लोगों को से तो ज्यादा लोगों को दिक्कत है। अभी क्या हो रहा है, इस रोड को लेकर 1 एंड मोर पर्सन सूट फाइल कर रहे हैं, 20 लोग सूट फाइल कर रहे हैं। ये क्या होगा, कोर्ट का टाइम तो खराब होगा ना। इसी के लिए इसमें हमारे पास रूल है, इसमें प्रोसीजर में बताया गया है ऑर्डर्स में, सिविल प्रोसीजर कोर्ट में, कि अगर सेम पार्टीज है, सेम उनका जो रिलीफ है वो अराइज हो रहा है, सेम उनका एक्ट है, उनके रिलीफ भी, उनको रेमेडी जो मिलनी है, रिलीफ मिलना है, वो सबको सेम मिलेगा। अगर रोड अच्छी बन जाएगी तो किसी एक पर्सन के लिए थोड़ी बनेगी, सबके लिए बनेगी। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। जहां पर सेम पार्टीज हो का जो रिलीफ है वो सेम अराइज होता हो, सेम एक्ट हो और सेम उनकी ट्रांजैक्शन हो, वहां पर एक 1 एंड मोर पर्सन पार्टी बन सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं रूल 2 की, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। क्या कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑर्डर कर सके कि आप सेपरेट ट्रायल करो? तो इसका आंसर है यस। Where it appears to the court that any joinder as plaintiff may embarrass or delay the trial। गाइस यहाँ पर हम आपको एक बार बता दें कि हमने यहाँ पर मेन चीजें ही निकाली हैं। अगर आप अपना बेयर एक्ट साथ में रखते हो और उस चीज को आप साथ साथ देखते रहते हो कि हाँ कौन सी चीज क्या बोली जा रही है, तो आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आप धीरे से आराम से सुन भी लोगे तो मे बी आपको तब भी इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, डोंट वरी। तो एक बार आप देख लेना, मैंने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट हमें लगा हमने वही आपके लिए निकाल दिया, ये नहीं कि हम कुछ अलग बात कर रहे हैं। ऑर्डर 2 बात करता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो आपको अलग सूट जो है वो ट्रायल करने के लिए, सेपरेट जो ट्रायल करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। तो हाँ जी गाइस, दे सकती है ऑर्डर आपको ये वाला। कोर्ट के पास पावर है, कब दे सकती है? जब उन्हें लगता है कि कोई भी पार्टी एज ए ज्वाइंडर मीन्स, अभी ज्वाइंडर किसको बोला था हमने, इसी को ज्वाइंडर बोलते हैं जब 1 एंड मोर पर्सन एक ही सूट में पटिशनर हो, प्लेंटिफ हो, ठीक है, जिन्होंने सूट फाइल किया हो, ये क्या है, ज्वाइंडर है, ठीक। अगर ये कोर्ट आने में डिले करते हैं या एम्बैरस फील करते हैं ट्रायल को चलाने में, ट्रायल को कंटिन्यू करने में, प्रोसीडिंग को कंटिन्यू होने में, तो वहां पर कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकती है कि आप इसे सेपरेट ट्रायल भी लगा सकते हो। जहां पर कोर्ट को लगेगा कि ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस कि हाँ यहाँ पर इसका अगर अलग भी हो जाए तो डजंट मीन, कोर्ट वहां पर आपको बोल सकती है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की, हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेड। गाइस वही बात आ गई भाई, अगर प्लेंटिफ एक ही सूट में पार्टी बन सकते हैं एज ए ज्वाइंडर, क्या डिफेंडेड एक ही सूट में पार्टी बन सकते हैं? तो ऑब्वियसली यस। अब हम वही एग्जांपल देखेंगे। देखो रोड वाली में ये तो थे प्लेंटिफ 1 एंड मोर पर्सन, ठीक है। अभी जब कंप्लेन जाएगी, किस पर्सन के पास रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गया, कौन सा इसमें इंजीनियर था, किस पर्सन से माल उठाया गया, माल मीन्स वो कंक्रीट, वो लुक वगैरह वो किस पर्सन से ली गई, कौन कौन पर्सन थे जो उसको एज ए रोड बना रहे थे। तो गाइस ये सारे के सारे पर्सन, कितना बजट इसके लिए पास हुआ था, ठीक है, कितना बजट पास हुआ, कौन सा इसमें मेन व्यक्ति था, कॉन्ट्रैक्टर था जिसने ये रोड बनाने की किससे बात हुई थी, ठीक है। ऐसे ही होता है, मान लो बजट इसका जितना भी था वो देखा जाएगा कि उस बजट के हिसाब से, ठीक है, बजट के हिसाब से ये रोड बन पाई है या नहीं बन पाई। तो इसमें अभी कौन कौन हो गया, जिस पर्सन से बात हुई है, ठीक है, जिसने वो मान लो बजट जिसको मिला है, ठीक है, वो पर्सन हो गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर हो गया जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है रोड बनाने का। उसके बाद वो इंजीनियर वगैरह हो गए जिन्होंने बताया हुआ कि हाँ हम इसे ऐसे ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद जिससे माल उठाया गया है, कितना माल उठाया गया है और किन किन व्यक्तियों ने रोड बनाने में अपना काम किया है, वो सारे व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 एंड मोर पर्सन होगी। बात तो अभी सेम है, तो क्या हम किसी एक पर्सन को थोड़ी पार्टी बनाएंगे? नो गाइस, यहाँ पर हम 1 एंड मोर पर्सन को, 1 एंड मोर डिफेंडेंट को पार्टी बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इजिली अंडरस्टैंड हो गया हो। अब हम बात करते हैं, इसमें भी गाइस यही बात की गई है, यहाँ पर पार्टी का जो राइट है वो अराइज होता हो
एनी पार्टीज का, जो भी डिफेंडेड है उनका सेम एक्ट हो, सेम ट्रांजेक्शन हो, सीरीज ऑफ एक्ट, मीनिंग उन सारे लोगों ने वो काम किया हो, सेम सेम वो अपनी जो प्लेंटिफ है उसके लिए क्लेम के लिए रिलीफ देने के लिए वो क्लेम हो, मतलब उसमें फॉल करते हो। ठीक है। हाँ, जहां पर ये भी एक होता है, इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि वहां पर ये लोग अगेंस्ट एक पर्सन के अगेंस्ट भी सूट फाइल हो सकता था। ये एक कॉमन क्वेश्चन भी है एंड लॉ ऑफ फैक्ट भी है गाइस। सेम बात यहीं पर वही आ गई, रूल नंबर 1 वाली। इसमें भी यही बोलेंगे कि अगर एक पर्सन को वो डिफेंडेड एज ए पार्टी बनाएंगे तो गाइस ऐसे तो 1 and more केसेस हो जाएंगे। तो कोर्ट का इतना वैल्यूएबल टाइम होता है कि कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे मैटर पेंडिंग होते हैं। तो ड्यू टू रीजन आप एक ही केस टाइटल को लेकर, एक ही इश्यू को लेकर आप बार बार सूट ट्रायल करने से अच्छा है कि आप एक ही मैटर में, मान लो अगर ये 20 लोग हैं तो 20 लोगों को ये पार्टी बना रहे हैं, तो गाइस यहां पर क्या हो गया, 20 मैटर हो गए। तो अगर इनका सेम एक्शन है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम इनका रिलीफ भी इन लोगों को सेम मिल रहा है, तो ये एक ही सूट में एज ए प्लेंटिफ बना सकते हैं और एक ही सूट में ये ऑल पर्सन डिफेंडेंट्स बन सकते हैं, प्लेंटिफ्स भी बन सकते हैं, डिफेंडेंट्स भी बन सकते हैं। अब देखो इससे क्या इजी होगा, एक ही कहां 20 सूट फाइल होने थे, कहां एक सूट फाइल हो रहा है। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो गाइस रूल 3A क्या बोल रहा है, पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स वेयर ज्वाइंटर ऑफ डिफेंडेंट्स में एम्बैरेस और डिले ट्रायल। कोर्ट के पास पावर है इस चीज की कि वो आपको बोल सकती है कि भाई अगर, तो कई बार क्या होता है कि कोर्ट आपको नॉर्मली भी आपके जहाँ तो जो भी आपके एडवोकेट्स होते हैं उन्हें बोल देती है कि हाँ आपके जो पार्टी है, जहाँ दूसरे वाले को भी हाँ पार्टी नहीं आ रही या पार्टी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही तो ठीक है, फिर बोलते हैं कि हाँ इनके एक सेपरेट ट्रायल चला देते हैं, जहाँ कोर्ट बाय ऑर्डर भी इस चीज को कर सकती है। ठीक है गाइस, कोर्ट बाय ऑर्डर भी इस चीज को कर सकती है। कई बार क्या होता है कि जब किसी पार्टीज की कोई एविडेंस होती है, प्लेंटिफ के साइड से हो, डिफेंडेड के साइड से हो, तो जब यहाँ पर पार्टी आती नहीं, अभी जो एविडेंस है वो किसकी होगी, ऑब्वियसली पार्टीज की होगी। पार्टीज क्या है कोर्ट में, अपीयर नहीं हो रही। अभी बार बार लॉयर जा रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हाँ पार्टीज आई नहीं, भी आप हमें एक और शॉर्ट डेट दे दीजिए, हम दूसरी नेक्स्ट डेट पे देख लेंगे। तो कोर्ट ऑब्जर्व करने के बाद ये डिसीजन पहले पार्टी से भी पूछ लेते हैं कि हाँ अगर बाकी अदर पर्सन इस केस में 1 and more प्लेंटिफ्स हैं एज ए ज्वाइंटर, उनका भी डिले हो रहा है ट्रायल, तो आपका जो ट्रायल है वो आप अलग से चला देंगे। अगर पार्टी एम्बैरेस फील कर रही है, जब पार्टी इंटेंशनली मैटर को, ट्रायल को डिले कर रही है, ये कोर्ट आपको वैसे भी बोल सकती है या फिर आपको बाय ऑर्डर भी ये चीज कर सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल 4 की। रूल 4 क्या बात करता है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर अगेंस्ट 1 and more ऑफ द ज्वाइंट पार्टीज। ज्वाइंट पार्टीज मीन्स प्लेंटिफ्स की बात कर रही हूँ, 1 and more पर्सन्स, डिफेंडेड्स 1 and more पर्सन्स। कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी, मान लो जहां पर 5 व्यक्ति थे एज ए प्लेंटिफ, ठीक है, ये क्या थे यहाँ पर ज्वाइंटर, डिफेंडेड भी यहाँ पर हम बना देते हैं 5 थे। इनमें से क्या होगा, मान लो 3 व्यक्तियों के 1 2 3 4 5, मान लो इन 1 के, 3 में, 4 के और 5 के फेवर में जाती है। ठीक है, डिक्री कोई भी मान लो उन्होंने सूट फाइल किया था, वो इन चारों लोगों के फेवर में जाता है, बट जो सेकंड वाले के फेवर में नहीं जाता। कोर्ट को जैसा लगेगा भाई वो वैसा ही डिसीजन देगी, वैसी ही वो जजमेंट पास करेगी। अगर सेम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफेंडेड की, मान लो यहाँ पर डिफेंडेड भी 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, इसे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। डिफेंडेड भी 1 and more पर्सन्स है, डिफेंडेड डी बना देती हूँ भाई, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पर्सन है। अब इनके देखते हैं किस किस के अगेंस्ट डिक्री की। मान लो फर्स्ट के तो अगेंस्ट चलेगी, थर्ड के अगेंस्ट चलेगी और फिफ्थ के अगेंस्ट चलेगी। इन 3 लोगों के जो डिक्री है, केस है, वो अगेंस्ट चला गया। 2 and 4 की इतना उनके अगेंस्ट नहीं किया। तो ये कोर्ट के पास पावर है, वो कितने लोगों के प्लेंटिफ को, कितने पार्ट जो ज्वाइंटर है उन्हें कितना रिलीफ किन किन लोगों को दे सकती है और कौन कौन से लोग हैं जिनके अगेंस्ट डिक्री कर सकती है। कोर्ट की पावर है, कोर्ट के पास ये पावर है, कोर्ट ये कर सकती है। ठीक है, मान लो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ में से 5 लोग थे, 5 लोगों में से 3 लोगों के फेवर में चला गया, तो अगेंस्ट किन के किया, अगेंस्ट 4 लोगों के किया। 5 लोग ही डिफेंडेड थे, 5 लोग ही हमारे यहाँ पर प्लेंटिफ थे, तो 4 लोगों के फेवर में किया, 3 लोगों के फेवर में किया, तो यहाँ पर 4 लोगों के अगेंस्ट किया। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द मैटर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट रूल 5। रूल 5 क्या बात करता है, डिफेंडेड नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड।
डिफेंडेड को इस चीज की नीड नहीं है कि वो जो प्लेंटिफ ने जितने भी डिफेंडेड से रिलीफ मांगा है उनमें इंटरेस्ट ले। ये बात बोल रहा है रूल नंबर 5। ठीक है, अभी ये देखिए, हमने आपको बताया था कि यहां पर 5 लोग प्लेंटिफ हैं, तो ये डिफेंडेड भी 5 लोग ही हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, इन पांचों से क्या रिलीफ मांगा है? ये पांचों को एक दूसरे से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि इन पांचों से अदर पर्सन से क्या रिलीफ मांगा है। ये नहीं होगा। ये होगा भी हाँ भैया अगर मेरी लाइबिलिटी जितनी थी मैं कर देता हूं, जब मेरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हाँ, बट दूसरा पर्सन क्या कर रहा है डजंट मीन। आई नो, हमें पता है कि जो जजमेंट आनी है वो तो सबके बाद में ही आनी है, बट वहां पर क्या होगा कि कोर्ट आपकी बता सकती है कि हाँ इस पर्सन की क्या लाइबिलिटी थी, वो वहां पर आपको क्या आपके साथ एडजस्टमेंट कर रहा है, क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। बट ये है कि इनमें जो भी प्लेंटिफ है, ठीक है, वो डिफेंडेंट को जो पार्टी बना रहे हैं उनमें से किसी को भी एक दूसरे से ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप दूसरे पार्टी से क्या क्लेम कर रहे हो। ठीक, डिफेंडेंट्स नीड नॉट बी इंटरेस्टेड। यहां पे देख लो एक बार से, इट शैल नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी डिफेंडेंट shall be interested as to all the relief claimed in any suit against him। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर भी हो गया होगा गाइज। यहाँ पर देखो हमने बहुत शॉर्ट में आपके लिए बनाया था कि कम टाइम में आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ। अगर डू यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हम आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी हैं। जैसे ही हमें आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत है, ठीक है, कमेंट में, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। अब बात करते हैं रूल 6 की, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। जो ज्वाइंडर है, 1 and more persons है, आर बन गया गाइस यहाँ पर, सॉरी मैंने प्लेंटिफ बनाने थे। ज्वाइंडर की बात हो रही है, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, यहाँ पे प्लेंटिफ की बात हो रही है। प्लेंटिफ 1 and more persons है, प्लस बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1 and more persons है। क्या वो सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारे के सारे लाइबल होंगे? यहाँ पे देख लेते हैं। द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन है, ईच एंड एवरी प्लेंटिफ के पास, ज्वाइन एज पार्टीज टू द सेम सूट ऑल और एनी ऑफ द पर्सन सेवरली और ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल ऑन एनी ऑफ, सॉरी गाइज, लाइबल ऑन एनी वन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रॉमिसरी नोट। अगर कोई ऐसा किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके लिए ऑल जो ज्वाइंडर्स है वो उसके लिए लाइबल नहीं हो सकते। यही चीज बोली है प्लेंटिफ इसके ऑर्डर 6 में। वो डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर कि वो सेवरली इस चीज को देखना चाहते हैं या फिर ज्वाइंटली देखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं रूल 7 की। रूल 7 क्या बात करता है? व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम हुम रिड्रेस इज टू सॉर्ट। इसका मतलब ये है कि जब कोई प्लेंटिफ दूसरे पर्सन को पार्टी बनाना चाहता है, डिफेंडेंट्स को, मान लो इसे 1, 2 and 3 3 लोगों को पार्टी बनाना है, इसे लग रहा है कि मुझे 1 and 3 को तो श्योर है कि हाँ ठीक है, बट जो नंबर 2 वाला डिफेंडेड है इसका मुझे डाउट है कि इसे पार्टी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें गाइस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये पार्टी बना सकता है इन तीनों को। ठीक है, इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट एज टू द पर्सन whom he is entitled to obtain redress, he may join 2 and more defendants in order that the question as to which of the defendants is liable and to what extent may be determined as between all parties। आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि 1 and more पर्सन को वो पार्टी बना सकते हैं अगर उन्हें डाउट होता है। गाइज अब हम इसे थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, रिवीजन करते हैं। गाइज कई बार क्या होता है कि बोलते बोलते जैसे रिवर्स आ गया वर्ड, तो इसे प्लीज अलग वे में मत लेके जाना भाई, हम थोड़ा सा ऐसे बोल हो जाता है कई बार बोलते बोलते। मैंने बोलना था बैक जाना तो मैंने रिवर्स बोल दिया, ठीक है। रूल गाइज ये देखो, जब भी हम किसी भी सूट को फाइल करना है, किसी सिविल मुकदमे की बात कर रहे हैं, जब भी हमें कोई सिविल मुकदमा फाइल करना है, पहले क्या होगा कि पार्टीज कौन बनेगा, प्लेंटिफ कौन बनेगा, उसमें 1 and more पर्सन पार्टी बन सकते हैं, नॉर्मली बात है, तो हाँ जी बन सकते हैं। तो क्या कोर्ट के पास पावर है कि उन दोनों को वो सेपरेट सूट के लिए भी बोल सकती है, उनमें से किसी को? तो हाँ जी, ये रूल 2 बात कर रहा है। 3 में बात क्या हो रहा है कि हाँ भाई अगर प्लेंटिफ 1 and more पर्सन हो सकते हैं, क्या डिफेंडेड भी 1 and more पर्सन हो सकते हैं? तो हाँ जी, डिफेंडेड को भी ज्वाइंस हु मे बी ज्वाइंड एज अ डिफेंडेड भी बन सकते हैं। और अभी बात क्या आ रही है, हाँ भाई अगर डिफेंडेड को भी उन्होंने पार्टी बना दिया तो क्या कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑर्डर कर सकती है कि अब सेपरेट ट्रायल करो? तो हाँ जी, डिफेंडेड्स के अगेंस्ट भी वो सेपरेट ट्रायल के लिए बोल सकती है कि हाँ भाई अगर 10 डिफेंडेड आ रहे हैं, 2-3 नहीं आ रहे, तो भाई उनको बोल सकती प्लेंटिफ को कि अब जो आ रहे हैं उनका ट्रायल चल रहा है, तो आप उनके अगेंस्ट दोबारा से अलग फाइल कर दो।
ठीक है, क्यों बोलेगी कोर्ट? इसलिए बोलेगी भाई आपका जो कोर्ट का टाइम है, जो सूट का डिले ना हो ज़्यादातर, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आएगा कि रूल 4 क्या बोल रहा है, मान लो प्लेंटिफ भी जो पार्टी बन गए, कोर्ट के पास पावर भी है कि वो बोल सकती है कि आप सेपरेट सूट करो, जहाँ आप ज्वाइंटली आपका चलने दो सूट। फिर इसमें क्या होगा कि हाँ भाई अगर आप डिफेंडेड भी इसमें 1 एंड मोर पर्सन से पार्टी बन सकते हैं। अब बात आ रही है कि कोर्ट डिफेंडेड को भी बोल सकती है, अगर कोई डिफेंडेड डिले कर रहा है तो उसके अगेंस्ट उसे भी बोल सकती है प्लेंटिफ को, भाई आप अलग से इसके अगेंस्ट कोई मैटर करना है, ट्रायल लगाना है तो आप अलग से लगा देना, जो पर्सन आ रहे हैं उनका चलने दो। इससे क्या होगा कि जो ट्रायल है वो डिले हो रहा है, उस पर्सन को अलग से सेपरेट सूट लगा दो, ठीक है। अब बात आ रही है कि सूट तो हमारा चल गया, ट्रायल तो हमारा स्टार्ट हो गया, क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि जितने पर्सन ने सूट फाइल किया है, 1 एंड मोर प्लेंटिफ्स है एंड 1 एंड मोर डिफेंडेंट्स हैं, इनमें से किसी के फेवर में एंड किसके अगेंस्ट हमारा जा सकती है जजमेंट? तो इसका आंसर है यस। जो हमारे मान लो ये भी हमने आपको बताया था कि 1 एंड मोर प्लेंटिफ्स है, एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स है, उनके किसी 2 गए 3 में से, उनमें से जितने भी प्लेंटिफ है उनमें से किसी लोगों के 5 प्लेंटिफ है, 3 प्लेंटिफ के फेवर में जा सकता है, 4 के फेवर में जा सकता है। अगर हमारे 5 डिफेंडेड है तो 3 के फेवर में 3 के अगेंस्ट जा सकता है, 4 के अगेंस्ट जा सकता है, एंड मान लो 1 के खिलाफ ज्यादा बात नहीं गई, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। उसके बाद भी हम बात करेंगे। फिर हमारे माइंड में एक डाउट आया, भाई जो डिफेंडेड है इनसे क्या क्या क्लेम किया गया है, ये इस चीज के लिए इंटरेस्टेड होंगे, ये इनकी क्या नीड है? यहाँ पर बोला नहीं भाई, ये भी इन लोगों की नीड नहीं है डिफेंडेड्स की। हाँ, किस किस से क्या क्या क्लेम मांगा गया है, इसमें इन सारे लोगों को कोई ऐसी इंटरेस्टेड नहीं है भी आपने प्लेंटिफ ने किससे क्या रिलीफ मांगा है। अब बात आ रही है कि अगर जो प्लेंटिफ्स है उनमें वो ज्वाइंटर बन गए, ठीक है, 1 एंड मोर प्लेंटिफ्स बन गए, तो क्या वो उस चीज के लिए लाइबल होंगे? अगर इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा किसी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से, 1 एंड मोर प्लेंटिफ यहाँ पर बन गए, क्या सारे के सारे उस चीज के लिए लाइबल होंगे कि हाँ हमें आपका जो भी रिलीफ मांगा है उस चीज के लिए? तो गाइस नहीं, सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो नहीं होंगे। किसी की मान लो भी जो लाइबिलिटी होगी वो कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर ही कि हम एज ए इसे ज्वाइंटली देखना चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, या हुंडीज को, या प्रॉमिसरी नोट को, जहाँ फिर एज ए सेवरली देखना चाहते हैं, जहाँ फिर ज्वाइंटली देखना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर। तो अब बात करते हैं कि ये भी बात हो रही है जब उसे सूट लगाना है, उसके माइंड में अब ये डाउट आया भी प्लेंटिफ के माइंड में, क्या मैं इस पर्सन को पार्टी बनाऊं, ए को बनाऊं, बी को बनाऊं, सी को बनाऊं और डी को बनाऊं? अब उसके माइंड में आ रहा है भाई मुझे ए बी सी डी तो कन्फर्म है, और ई एफ में मुझे डाउट है, क्या मैं ई और एफ को भी पार्टी बना लूं? क्या इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे सूट में? तो गाइस इसका आंसर है नहीं, वो पार्टी बना सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने पार्टी बना भी लिया, उनकी क्या लाइबिलिटी बनती क्या नहीं बनती, वो कोर्ट ही ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दिया कि भाई जब भी कोई सूट फाइल करते हैं तो इसमें ये कॉमन चीजें वैसे ही हमारे माइंड में आ जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे नॉर्मली चीजें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा आप इसे रीड करोगे तो सीपीसी भी अच्छी है, सीपीसी ईजी लगती है थोड़ा सा, बट इंटरेस्टिंग बनानी पड़ती है। तो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए हमने एफर्ट्स लगाए आपके लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।